बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर जो हमारा है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसको मैं पढ़ा रहा था। इसकी आवश्यकता, इसके महत्व, इसकी विशेषताएं की चर्चाएं हो चुकी हैं। अब आगे इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला यूनिट है इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट में ये हमारा जो पूरा पेपर है ये 4 यूनिट में बटा हुआ है। 4 यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड अर्थात विशेष आवश्यकता का तात्पर्य एवं उसका प्रकार। विशेष आवश्यकता, मैं पिछली कक्षाओं में आपको चर्चा किया था, विशेष आवश्यकता से तात्पर्य होता है कुछ ऐसी खास चीजें जिनकी सहायता से हम अपने छात्र छात्राओं को समान शिक्षा की व्यवस्था में एक समान शिक्षा सबको प्रदान कर सके। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये विचार है, वो विचार शुरुआत की मैं थोड़ी चर्चा आपसे किया था कि ये जो विचार है इसकी विचार की जो बात कही जा रही है इसकी शुरुआत होती है 1975 अमेरिका से। 1975 अमेरिका से शुरुआत होती है। अमेरिका से शुरुआत होती है, इसके बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं। ये मैं दोबारा इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जानने की विषय वस्तु है कि किसी भी तथ्य की जब शुरुआत होती है उसको याद रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जितना हम इसको आंतरिक तौर पर जानेंगे उतना ही हम इसकी विशेषता को आगे समझते चले जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी जो शुरुआत होती है विशेष शिक्षा की वो होती है 1975 से, और वो अमेरिका शुरुआत होती है। देखिए, विशेष आवश्यकता से तात्पर्य कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है कि हमारी कक्षा में तमाम ऐसे छात्र छात्राएं आते हैं जो या जिनकी मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कुछ छात्र छात्राएं हमारी कक्षा में ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक योग्यता कह सकते हैं वो 110 से अधिक होती हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 90 से कम होती है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो 90 से और भी कम होते हैं, 85 मान लीजिए या 75 मान लीजिए से भी कम। कहने का तात्पर्य है कि ये जो छात्र होते हैं जिनका आईक्यू 110 से अधिक होता है ये हमारे यहाँ विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं, लेकिन जो 90 होते हैं या 90 से जो 90 होते हैं या 90 से 110 के बीच में होते हैं ये सामान्य बालक होते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे बालक होते हैं जो इन दोनों से कम होते हैं, जो इन दोनों से कम होते हैं, इन्हें हम अति विशिष्ट करते हैं। अति विशिष्ट, अति विशिष्ट में ही हमें जो अति विशिष्ट बालक होते हैं इन्हीं दोनों बालकों को, विशिष्ट बालक और अति विशिष्ट बालक, इन्हीं दोनों के समांतर अंतर को समझने के लिए इस विषय वस्तु की बात कही जाती है। क्योंकि समांतर जो बच्चे होते हैं इनको शिक्षा देना एक सामान्य कार्य है, लेकिन इसी के साथ साथ विशिष्ट और अति विशिष्ट बालकों को शिक्षा देना एक विशेष कार्य होता है, और इस विशेष कार्य को समझने के लिए ही हमें इसकी आवश्यकता को समझना पड़ता है कि क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्यों ये बार बार बात कही जा रही है विशेष आवश्यकता, विशेष आवश्यकता। कहने का तात्पर्य है कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो भी हमारी कक्षा में बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं, प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चों की मानसिक क्षमता के हिसाब से उनकी अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होता है। जितनी उनकी आईक्यू होती है, जितनी बुद्धि लब्धि होती है, उसी के आधार पे, उसी के आकलन के द्वारा
हम उन छात्र छात्राओं की श्रेणियों को विभाजित करते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत अधिक होती है, उन्हें हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य होती है उन्हें हम सामान्य बालकों की श्रेणी में रखते हैं, या जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से भी कम होती है उन्हें हम अति विशिष्ट श्रेणी में रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चे जो शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत या तो समान बच्चों से थोड़ा अलग हैं या समान बच्चों से थोड़ा कम हैं, इन दोनों को ठीक प्रकार से यदि हम समझते हैं, एक शिक्षक के तौर पे अगर हम उसका आकलन कर लेते हैं, तो जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारा अध्यापन कार्य है, वह बेहतर तरीके से हो सकता है। और यदि इस कार्य को हम बखूबी निभाएं तो हमारी कक्षा में बैठने वाले सभी छात्र छात्राएं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत रूप से अलग क्यों न हो, वे सभी छात्र छात्राएं आपस में मिलके एक साथ एक स्थान पे बैठ के कम से कम खर्च में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है। ये और विशेष बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो विशेष बालक होते हैं, विशेष में बार बार शब्द आपको दोहरा रहा हूं, ध्यान देने की जरूरत है। विशेष शब्द दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, एक जो सामान्य से अधिक हैं, दूसरे जो सामान्य से कम हैं। इन दोनों प्रकार के बालकों को समझना बहुत ही आवश्यक है, और उसको समझने के लिए तमाम टेस्ट भी बनाए गए हैं, कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदु बनाए गए हैं जिनके आधार पे इनकी श्रेणियों को, इनके डायवर्शन को हम डिसाइड कर सकते हैं, इनकी श्रेणियों को हम बांट सकते हैं कि कौन सा बच्चा हमारा सामान्य है, कौन विशिष्ट बच्चा है या कौन अति विशिष्ट बच्चा है। इन सभी प्रकार के छात्र छात्राओं की जब हम गणना कर लेते हैं और एक समान जब कक्षा में बैठा के उनको अध्यापन कार्य करते हैं, तो इन बच्चों में जो आंतरिक कमियां दिखाई देती हैं वो आपस में दूर होने लगती हैं, और धीरे धीरे सभी छात्र छात्राएं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, आर्थिक तौर पर क्यों ना अलग हो, वे सभी एक साथ बैठ के अध्ययन करने लगते हैं, शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं, उस शिक्षा का लाभ वो अवश्य लेते हैं। थोड़ी सी बातें मैं और आपको बताऊं, ये तात्पर्य की हम बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे, तात्पर्य की बात कर रहे थे। देखिए, इसके बारे में तमाम विचारकों ने अपना अपना विचार दिया, तमाम प्रोफेसरों ने, जैसे मॉर्गन है, मॉर्गन महोदय हैं, इनकी परिभाषा है, मॉर्गन महोदय कहते हैं कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो समान बालकों से शारीरिक, मानसिक रूप से या तो अलग हैं या एकदम विशेष हैं। इसी प्रकार क्रो एंड क्रो ने कहा है क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि विशिष्ट बालक हम उन बालकों को कह सकते हैं जो बालक शारीरिक और मानसिक तौर से तो सामान्य बच्चों की तरह दिखते हैं, सामान्य बालकों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो सामान्य बालकों से थोड़ी अलग होती है। इसी प्रकार प्रोफेसर आर ए शर्मा हैं, प्रोफेसर आर ए शर्मा हैं, ये हमारे भारत के भी हैं, वर्तमानिक तौर पे मेरठ विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं। प्रोफेसर आर ए शर्मा ने कहा है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, इन बालकों की पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम किसी बालक की पहचान कर पाएंगे तभी हम उसे ठीक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करा पाएंगे। इसके साथ ही साथ तमाम विचारकों ने अपनी बातें रखी हैं, और बताया है कि जो विशेष आवश्यकता कहने का तात्पर्य है कि ऐसी चीजें जिनकी सहायता से हम कक्षा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को एक समान शिक्षा उपलब्ध करा सके, इसके लिए आवश्यक होता है कि हम विशेष आवश्यकता को समझें, और वो आवश्यकताएं शारीरिक भी हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं,
व्यक्तिगत हो सकती हैं, ये आर्थिक हो सकती हैं। आर्थिक से तात्पर्य होता है ऐसा नहीं कि एक शिक्षक के तौर पे हम उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन मानसिक तौर पे हम उन्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि अगर वो किसी कारणवश आर्थिक क्षमता से जूझ रहे हैं, फिर भी वो अपने मन मस्तिष्क पे उस कमी को हावी न होने दे और कक्षा में उपस्थित होके शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान को वो प्राप्त करें। इसलिए बात कही जाती है। दूसरी एक बात इसमें थोड़ी सी और वो समझने की जरूरत है कि टाइप्स की बात कही जा रही है, टाइप्स की बात कही जा रही है, प्रकार की बात कही जा रही है, टाइप्स की बात की जा रही है, प्रकार की बात की जा रही है। प्रकार से तात्पर्य होता है कि जो विशेष आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता वो मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। ये जो तमाम प्रकार हैं, ये तमाम प्रकार उस बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित, तमाम जो विशेषताएं हैं वो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और इन्हीं प्रकारों को, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं प्रकारों को समझना है कि अगर उसमें कोई मानसिक कमी तो नहीं है, शारीरिक कमी तो नहीं है, व्यक्तिगत कमी तो नहीं है, या कोई सामाजिक कमी तो नहीं है, या कोई उसमें आर्थिक कमी तो नहीं है। ये जो अलग अलग तरह के विचार हैं, यही विचार, जो अलग अलग विचार हैं, यही विशेष तथ्य हैं, विशेष तथ्य हैं। इन्हीं को समझने की आवश्यकता है और इन्हीं को समझने के उपरांत हम अपना शिक्षण कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आगे थोड़ी सी इसमें और हम चर्चाएं करते हैं कि विशेष आवश्यकता, कहने का तात्पर्य है कि विशेष आवश्यकता वह विषय वस्तु है जिसकी सहायता से हम छात्रों के मन में, अंतःमन में उत्पन्न तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस समाधान हेतु शिक्षक का दायित्व तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक के तौर पे उन तमाम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत व्यवस्थाओं का अध्ययन करके हम उनके अंतःमन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान कर देते हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से उन छात्र छात्राओं को जोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है कि यदि वो छात्र किसी भी समस्या से ग्रसित है, चाहे शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान हो या मानसिक रूप से परेशान हो, या वह बालक अति विशिष्ट या समान या उन दोनों से एकदम अलग है, अधिक प्रतिभाशाली है, थोड़े समय में बताए गए ज्ञान को भी बहुत जल्दी से पूरा वो सीख लेता है। अगर इस प्रकार की भी व्यवस्था लागू होती है तो भी कक्षा में एक शिक्षक के तौर पे हम तमाम व्यवस्थाओं को समाहित करके एक बेहतर शिक्षण का माहौल तैयार कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जितना कुछ एक शिक्षक के तौर पे हमें कक्षा में बताना है, कक्षा में समायोजन के दौरान, उन तमाम बच्चों के अध्ययन के दौरान जब हमें जान लेते हैं कि हमारी कक्षा में किस किस प्रकार के छात्र छात्राएं हैं, क्या क्या उनका मानसिक स्तर है और किस हिसाब से वो सीखने के तत्पर हैं, इन तमाम बिंदुओं के अध्ययन के दौरान हम उन्हें शिक्षण प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसकी सहायता से वे अपना व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और भविष्य जीवन को भी वो ठीक से समझ के उसको जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उनके अंदर कोई कमी है, वो सीखने में थोड़ा असमर्थ हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है, या सीखने की तीव्रता बहुत ज्यादा है, या सीखने में थोड़ा कम है, इन तमाम कमियों के बावजूद वे सभी छात्र छात्राएं शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके अपनी योग्यता और विशेषता को बढ़ाते हैं। छात्रों में सामंजस्य का वातावरण तैयार होता है। इन बिंदुओं को, छात्रों की समस्याओं को पता लगाने के लिए तमाम ऐसे बिंदु होते हैं जिनकी सहायता से हम उन छात्र छात्राओं के शारीरिक और मानसिक स्तर का पता लगा लेते हैं। जैसे जिसमें कुछ
खास हैं, जैसे हम केस स्टडी बनाते हैं या हम कक्षा अवलोकन करते हैं या पूर्वानुमान लगाते हैं या उनकी मानसिक क्षमता को चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे जलोटा टेस्ट है, बैटरी टेस्ट है, भाटिया बैटरी टेस्ट है, तमाम ऐसे टेस्ट हैं जिनकी सहायता से हम उनके द्वारा प्रस्तुत की गई गतिविधियों के द्वारा, उनकी विशेषताओं के द्वारा, उनके द्वारा किए गए काम के द्वारा हम उस विषय वस्तु को समझते हैं। समझने के उपरांत एक बेहतर निर्णय लेके हम अपनी कक्षा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं के बीच एक बेहतर सामंजस्य बना के हम उस विशेष आवश्यकता को समझ के एक अच्छा शिक्षण प्रदान करते हैं, जो एक शिक्षक उन छात्रों और भावी भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर रहता है। अब अगली कड़ी में हम इस स्पेशल नीड्स को पढ़ेंगे।